everyone. I hope you all are fine. This is Sonam Tyagi and you're watching Biology with Sonam. So आज हम रिविजन करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट पर्पस. ठीक है, आज इसकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं हम वो कवर करेंगे. आई और ईयर वाला पार्ट जो है वो भी हम कवर करेंगे. अगर किसी स्टूडेंट को आई में या ईयर में स्पेसिफिक इन दोनों टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे या तो पर्सनल मैसेज कर दे या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो शूट कर लूँगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो मेनली जो इनर ईयर वाला पार्ट होता है वो समझ में नहीं आता. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं क्लियर कर दूँगी. बाकी आपको ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आई के ऊपर और ईयर के ऊपर इतने मोर देन सफिशिएंट है आपको क्वेश्चन करने के. बस उस चीज़ को समझ जाओ आराम से. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं. When two or more organs interact and complement the function of one another, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको. कोऑर्डिनेशन जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिलके एक दूसरे के फंक्शन को एक तो क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ठीक है, इंटरैक्ट कर रहा है उनके साथ और बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है. ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब होता है बॉडी के अंदर इंटरनल बैलेंस बनाना. ठीक है, वो किसी भी चीज़ का बैलेंस हो सकता है, तो उसको होम्योस्टेसिस बोल दिया. ओरिजिन क्या है भाई हमारे न्यूरल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का? दैट इज एक्टोडर्मल. एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है. दैट इज माइक्रोग्लियल सेल, जिसका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल. माइक्रोग्लियल सेल एक तरह की स्मॉलेस्ट मैक्रोफेज सेल होती है. एक तरह से आप उसको फिक्स्ड मैक्रोफेज बोल सकते हो नर्वस सिस्टम की. क्लियर है भाई? ओके. जो न्यूरल सिस्टम होता है इट कंट्रीब्यूट 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट. ठीक है, वही ब्रेन का आप वेट वगैरह मिला के इतना 10% कंट्रीब्यूट करता है. न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट. ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है. बेटर ऑर्गेनाइज्ड पूछे तो इंसेक्ट्स बताओगे आप, वेल डेवलप्ड पूछे तो सारे वर्टिब्रेट्स बताओगे आप. ठीक है, ब्रेन की स्टैब्लिशमेंट जो है वो सिविलाइजेशन कहलाती है और ये स्टार्ट हुई थी बेटा प्लेटी हेलमेंथी से. इसकी स्टैब्लिशमेंट जो थी ब्रेन की, यानी कि ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी. लेकिन सीलेंट्रेटा से सबसे सिंपलेस्ट टाइप के जो न्यूरॉन्स थे वो अपीयर हुए थे. कौन से? एपोलर, जिसमें सिर्फ साइटोन होता है. न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 सेल्स, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स. ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल जो हैं वो न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है नंबर में, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन को ही क्यों बोलते हैं, जबकि ये जो न्यूरोग्लियल सेल है ये ज़्यादा है नंबर में, मोर देन 50% है ये. क्योंकि बेटा न्यूरॉन के पास प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबल होने की. ठीक है, किसी भी पल्स को कंडक्ट कराने की एक रीजन से दूसरे रीजन में. न्यूरोग्लियल सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है और हमें न्यूरल सिस्टम में क्या करना है, कंडक्शन कराना है इम्पल्स का. तो वो कौन पूरा कर रहा है? न्यूरॉन्स. तो दैट्स वाई न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. क्लियर है? फंक्शन क्या है भाई न्यूरोग्लियल सेल का? फिर अगर ये मोर देन 50% है तो ये आपका प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू न्यूरॉन. न्यूरॉन के आसपास ही प्रेजेंट होती है और उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. क्लियर? अब ये कितने टाइप की होती है न्यूरोग्लियल सेल? 1 एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ये 4 आपको याद रखने हैं नाम. ठीक है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? माइक्रोग्लियल सेल. अभी बताया था यहाँ पे, एक्सेप्शन थी ना ये मीजोडर्मल ओरिजिन में, तो कौन सी थी? माइक्रोग्लियल. तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल, दैट इज माइक्रोग्लियल सेल. ओरिजिन क्या है इसका? मीजोडर्मल. इसके अलावा बाकी पूरा नर्वस सिस्टम, चाहे ब्रेन पूछे, न्यूरॉन्स पूछे, बाकी की अदर न्यूरोग्लियल सेल्स पूछे, सबका ओरिजिन एक्टोडर्मल है. माइक्रोग्लियल सेल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर. फैगोसिटिक है क्योंकि ये क्या है, एक तरह की मैक्रोफेज हैं ये. ठीक है, मैक्रोफेजिक सेल्स हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं ये. स्टार शेप की न्यूरोग्लियल सेल कौन सी होती हैं? जो ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर बनाती हैं, उनको हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं. डैश प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज श्वान सेल्स. ये क्या बनाती है? माइलिन शीथ बनाती हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी माइलिन शीथ बनाती हैं, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ब्रेन में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो होते हैं न्यूरॉन्स, उनके ऊपर माइलिन शीथ बनाने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का है.
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, एफरेंट इफरेंट, उसके लिए माइलिन शीथ बनाने का काम श्वान सेल का है। क्लियर है बेटा? ये फ्लो चार्ट है, इसको ऐसे के ऐसे याद रख लो। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट, और उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन की 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, सॉरी, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स है। और इन्हीं स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से मिलके क्या बना है हमारा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ है, तो इन्हीं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व से मिलके बना है, मतलब और ब्रांचिंग टाइप का हो गया। अब ये भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसका तो काम है कंट्रोल एंड कमांडिंग, इसका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जोड़ने का काम है इसका, उसके तरफ इम्पल्स ले जाने का या वहाँ से लाने का काम है इसका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऐसे याद रख लो, सोमैटिक से एस, तो ये स्केलेटल मसल्स जो है हमारी, और वो कैसी होती है? वॉलंटरी होती हैं, तो उनको कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमस जो होते हैं वो हमारे हार्ट की मसल्स को, यानी कि कार्डियक, और हमारी स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे भी 2, यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी 2 सिचुएशन आती है इन मसल्स को, एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कंट्रोल करना और दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल करना। तो अगर नॉर्मली बॉडी सिस्टम चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, आराम से सुन रहे हो वीडियो, मैं आराम से बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो दैट इज़ नॉर्मल कंडीशन। तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आएगा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अब मान लो इमरजेंसी आ गई, आपको घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, ठीक है, या फिर कोई जानवर से आपको डर लग रहा है, कोई डॉग आपके सामने आ गया, भागता हुआ आ रहा है पागलों की तरह आपके पीछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, तो आप भागोगे जान लगा के, तो हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाएंगी आपकी, या पीछे से किसी ने आके आपको डरा दिया एकदम से, तो एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो गई। आप हॉरर मूवी दे रहे हो, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी? इमरजेंसी। और उस टाइम में जो आपकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसके मैंने कई जगह आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। वो डाइजेशन से रिलेटेड आ जाए, वो आपके सलाइवेशन से रिलेटेड आ जाए, कोई भी पार्ट हो, हर जगह इन दोनों का काम है, ठीक है। ये इमरजेंसी में, ये नॉर्मल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब कोई न्यूरॉन जो होता है, तो न्यूरॉन के अंदर कुछ पार्ट्स होते थे, डेंड्राइट, एक्सॉन, साइटोन। तो उसमें डेंड्राइट्स जो होते हैं उनका काम होता है, डेंड्राइट, ये साइटोन है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है मान लो, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम होता है इम्पल्स इन्होंने ली और उसको साइटोन यानी कि सेल बॉडी के टूवर्ड्स लेके आए, और एक्सॉन का काम होता है साइटोन से दूर लेके जाना इम्पल्स को, अवे। तो डेंड्राइट कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटोन। साइटोन एक लार्जेस्ट पार्ट है पूरे न्यूरॉन का, अगर सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो साइटोन लगाओगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट पूछे तो एक्सॉन लगाओगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन पूछे तो एक्सॉन बोलना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन बोले तो साइटोन बोलना। एक्सॉन का क्या काम है? कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन, ठीक है। एक प्रोटीनेशियस कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पे जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, वो एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो जो प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो डेंड्राइट और साइटोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक ER होते हैं, एक तरीके से प्रोटीन बनाते हैं ये, ठीक है, बाद में डिस्कवर हुआ। तो ये साइटोन के अंदर भी है, डेंड्राइट। एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखना, उन दोनों में दिए हुए हैं, डेंड्राइट में भी, एक्सॉन के अंदर नहीं होते हैं ये। द साइट वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? द साइट वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट बट न्यूरीलेमा इज प्रेजेंट, उस जगह को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ
रेनवियर बोलते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो न्यूरॉन की जो वो है एक्सॉन, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो दिखाई देगी, न्यूरिलेमा। द थिकर इज द माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ जो है उसका फंक्शन क्या है, जहाँ पे माइलिन शीथ होती है वहाँ पे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दी आपका नॉन माइलिनेटेड। और जहाँ पे ये माइलिन शीथ जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ही ज़्यादा इम्पल्स का कंडक्शन जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में श्वान सेल्स होती हैं। कौन बना रहा था भाई माइलिन शीथ? श्वान सेल्स बना रही थी। तो जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें श्वान सेल्स नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। श्वान सेल दोनों के अंदर होंगी, माइलिनेटेड में भी नॉन माइलिनेटेड में भी। लेकिन सिर्फ किसके अंदर वो माइलिन शीथ बनाएंगी, किसके अंदर बनाएंगी? जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वहाँ पे शीथ प्रेजेंट है। नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं है बट श्वान सेल प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर पूछ रहे हैं, एपोलर मत लगा देना, एपोलर सीलेंट्रेटास में होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते हैं एपोलर न्यूरॉन्स कहीं भी। तो हमारे अंदर यूनिपोलर होते हैं एम्ब्रियोनिकल स्टेज में, स्यूडो यूनिपोलर्स होते हैं, ठीक है, बाइपोलर होते हैं और मल्टीपोलर होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। तो एक एक्सॉन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है सिर्फ, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिपोलर। और हमारी एम्ब्रियोनिकल स्टेज के अंदर ऐसे ही टाइप के न्यूरॉन्स थे शुरुआत में, ठीक है। अब हमने एक एक्सॉन ले लिया और एक डेंड्राइट ले लिया, यहाँ पे वो बन गया बाइपोलर। बाई मतलब 2 पोलैरिटी हो गई उसकी, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेटिना ऑफ आई, ठीक है, रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। एक सेकेंड क्लियर है? 1 एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स, उनको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। कॉमन होते हैं किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादातर यही होते हैं हमारे। सूडो यूनिपोलर कहाँ पे होते हैं बेटा? डॉर्सल रूट गैंग्लिया और डॉर्सल वेंट्रल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको रिफ्लेक्स आर्क जो दे रखा है ना, ये रूट वाला वर्ड, रूट गैंग्लिया, वहाँ पे वर्ड दिखेगा। तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों में होता है ये सूडो यूनिपोलर। अब ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, जो इम्पल्स बेटा किसी इफेक्टिव पार्ट से इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहे हैं, उनको या तो हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं या एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस। अब जो उल्टा कैरी कर रहे हैं, सीएनएस से लेके आ रहे हैं, ठीक है, सीएनएस से लेके आ रहे हैं उस इफेक्टिव पार्ट तक, तो उसको एफरेंट न्यूरॉन्स बोल देते हैं या फिर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो इफेक्टिव पार्ट पे लेके आ रहे हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं वो होते हैं इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। कौन से होते हैं? इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, या फिर इनको आप एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बोल सकते हो, रिले न्यूरॉन्स बोल सकते हो, बहुत सारे नाम हैं इनके। क्लियर है बेटा? ओके। टेल द पार्ट वेयर ग्रे मैटर इनसाइड एंड वाइट मैटर आउटसाइड। मैंने आपको ये डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करवाए थे कि ऐसे रीजन जहाँ पे ग्रे मैटर कहाँ पे है? अंदर है, और वाइट मैटर जो है वो बाहर है। ऐसे रीजन कहाँ पे है ब्रेन में? स्पाइनल कॉर्ड और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। अदर पार्ट्स, पहले ये एग्जाम्पल याद रख लो तब याद हो जाएगा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पे वाइट मैटर तो अंदर है और ग्रे मैटर जो है वो बाहर है, ठीक है। वाइट मैटर इनसाइड, ग्रे मैटर आउटसाइड। तो डाइनसेफेलॉन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम, ठीक है। ये जो तीनों पार्ट है इन सब के अंदर इस तरह की कॉम्पोजिशन होती है कि वाइट मैटर अंदर है और ग्रे मैटर बाहर है, ठीक है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये याद रखना। अब ग्रे मैटर किसको बोलते हैं पहले ये समझ लो। ग्रे मैटर वो होते हैं बेटा, ग्रे माइलिन शीथ नहीं होती उन न्यूरॉन्स के पास, और उनका जो साइटोन है वो बहुत पास पास होते हैं सारे न्यूरॉन्स के, तो उन नेसल ग्रेन्यूल्स की वजह से उनकी अपीयरेंस जो होती है वो ग्रेइश अपीयर हो जाती है ड्यू टू नेसल ग्रेन्यूल्स। और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ माइलिन शीथ है उसकी वजह से वो एरिया जो होता है वो वाइट अपीयर होता है। और डार्क किस वजह से अपीयर हो रहा था? नेसल ग्रेन्यूल्स की वजह से, ठीक है। अब एक्सॉन का कंडक्शन में क्या होता है बेटा? एक्सॉन जो है तो एक्सोप्लाज्म भरा हुआ होगा उसके अंदर, या इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोल दो। उसमें कौन कौन से आयंस रिच होते हैं? आपके एनसीईआरटी में सिर्फ पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन लिखा हुआ है, ठीक है।
लेकिन देखो ये PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ये भी तो नेगेटिव है ना, और सोडियम बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए अंदर वाली जो लेयर होती है एक्सॉन की वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि वहाँ पे सोडियम ज़्यादा है पॉजिटिव का, कैल्शियम पॉजिटिव का ज़्यादा है वहाँ पे, क्लोराइड आयन थोड़े से कम है, पोटेशियम थोड़े कम है, तो पॉजिटिव वाले ज़्यादा हैं, तो बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई, अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्लियर है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। अब देखो ये तीनों जो लाइन है स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना। एक्सोलेमा जो होता है वो सबसे प्रिय जो है उसका आयन, जिसको वो रोकता ही नहीं है, इजीली परमिएबल है अंदर बाहर जाने के लिए, फेवरेट, दैट इज पोटेशियम आयन। थोड़ा सा नियरली इम्परमिएबल है ऑलमोस्ट, किसके लिए? सोडियम आयंस के लिए। और कंप्लीटली इम्परमिएबल है, अंदर बाहर जाने ही नहीं देगा, तो वो किसके लिए है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए, वो अंदर बाहर नहीं जा सकती, आयंस का मूवमेंट हो सकता है। इन रेस्टिंग, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में एक पंप होता है वहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप, उसका काम होता है सोडियम और पोटेशियम का आयन, ये जो आयन्स हैं इनका बैलेंस बनाना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। क्लियर है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना निकल के आता है? जब रेस्टिंग मतलब होता है कोई इम्पल्स नहीं है उस टाइम पे, तो जब कोई इम्पल्स नहीं होती तब आप उसको वोल्टेज उसका चेक करोगे तो वो -70 मिली वोल्ट निकल के आएगा। और बेटा ये माइनस साइन जो है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अंदर वाली जो लेयर है एक्सॉन की वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, जब कोई इम्पल्स नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है? 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा। ये ऐसे ही आपको याद रखना है, 2 पोटेशियम अंदर लेगा, 3 सोडियम को बाहर भेज देगा, ऐसा वो करता है नॉर्मली आयंस का बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज पे, यानी कि रेस्टिंग स्टेज पे वो एक्टिव रहता है, ठीक है। एक्साइटेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, EMP या फिर एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं आप उसको, ये तब आते हैं जब कोई इम्पल्स आ गई है आपके न्यूरॉन्स के पास, इम्पल्स मतलब कोई स्टिमुलस आ गया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो आप निकालोगे अब वो +30 मिली वोल्ट हो जाएगी। अब ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्जेस यहाँ पे थे वो क्या हो गए हैं? उल्टे हो गए हैं। अंदर की जो लेयर है, सरफेस है एक्सॉन का, ठीक है, वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो सका है, बाहर वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, तो अंदर क्या है? पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट। क्लियर है। इन रेस्टिंग स्टेट इनर सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज एंड आउटर सरफेस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है। सोडियम पोटेशियम पंप डू नॉट वर्क ड्यूरिंग डीपोलराइज्ड स्टेट, एक होती है पोलराइज्ड, एक होती है डीपोलराइज्ड, एक होती है रीपोलराइज्ड। तो पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है पी फॉर पोलराइज्ड का मतलब है कोई इम्पल्स नहीं, डीपोलराइज का मतलब है इम्पल्स आ गई है, रीपोलराइजेशन का मतलब है वापस से नॉर्मल हो गया है। क्लियर है। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता, डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इम्पल्स जब वो एरिया वापस से दोबारा से नॉर्मल होगा, यानी कि रीपोलराइज होगा, तो वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द ई फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस के कारण। ई फ्लक्स मतलब बाहर निकलना, एक्सॉन से बाहर निकल जाएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि बाहर क्यों निकल रहे हैं भाई, पोटेशियम तो अंदर ज़्यादा होने चाहिए, बाहर क्यों निकाल रहे हो मैम? वो चार्जेस के बेसिस पे है, अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पोटेशियम के पास भी तो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव को पहले बाहर निकाल लेंगे ताकि अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम नेगेटिव कर सकें। बाद में जो आयंस का बैलेंस है, कितने पोटेशियम अंदर होने चाहिए, कितने सोडियम बाहर होने चाहिए, वो पंप जो है उसका वो मेंटेन कर लेगा, क्योंकि वो हमेशा 2 पोटेशियम को अंदर और उसके बदले में 3 सोडियम को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो बाद में आयंस कितने अंदर होने चाहिए, कितने बाहर, वो कर लेगा, बट हमें अंदर नेगेटिव बनवाना है वापस से, जो नॉर्मल स्टेट में नेगेटिव था, इसलिए हम पोटेशियम को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि सोडियम अपने आप से बाहर नहीं आएगा। साइनैप्स एक जंक्शन है बेटा, जिसके अंदर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक नॉब, मतलब पहले वाले न्यूरॉन की साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में जो जगह होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होती है ये, ठीक है,
साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इसको, जगह जो है दो न्यूरॉन के बीच की। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट, दूसरे अगला वाला न्यूरॉन की जो डेंड्राइट ही तो पढ़ेंगे, ये एक न्यूरॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा वाला न्यूरॉन जब स्टार्ट होगा तो उसके तो डेंड्राइट ही कॉन्टैक्ट में आएंगे ना, तो ये बीच में, ये तो नॉब हो गई पहला पार्ट, ये बीच में जो जगह बची है खाली, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दिया। और अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट, ये मिलके क्या बनाती हैं, साइनेप्स बनाती हैं। एंड साइनेप्स इज अ काइंड ऑफ अ जंक्शन, ठीक है। साइनेप्स के अंदर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एब्सेंट भी हो सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होते हैं, मतलब बहुत ही पास होते हैं एक दूसरे के। तो उनके अंदर ये जो गैप होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है या एब्सेंट होती है, दोनों हो सकता है, या तो होगी ही नहीं या बहुत ही कम होगा। इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इम्पल्स ट्रांसमिशन इज बाई डायरेक्शनल, तो कोई गैप ही नहीं है ना, तो इम्पल्स इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स क्या कर सकती है, कैरी हो सकती है। क्लियर है बच्चा, ठीक है। केमिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है, केमिकल वाला जो है वो क्या है, वो यूनिडायरेक्शनल है। एक इम्पल्स ऐसे जा रही है अगर न्यूरॉन से, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ से इधर ही जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रिकल वाले में क्या है, इधर भी जा सकती है इधर भी, बाई डायरेक्शनल। केमिकल यूनिडायरेक्शनल हो गया। विच इज़ कॉमन इम्पल्स ट्रांसमिशन इन आर बॉडी, तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ज़्यादा है, साइनेप्स ज़्यादा है, या केमिकल साइनेप्स, तो है केमिकल साइनेप्स ज़्यादा हैं, तो केमिकल साइनेप्स ज़्यादा हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है बेटा। डैश साइनेप्सिस आर रेयर इन आर बॉडी, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज डैश देन केमिकल साइनेप्स, फास्ट है कि स्लो है, इलेक्ट्रिकल वाले फास्ट हैं लेकिन फिर भी कम है हमारी बॉडी के अंदर, हमें नहीं चाहिए। केमिकल वाले भी फास्ट हैं लेकिन इतने भी वो स्लो हैं थोड़े से, लेकिन इतने भी स्लो नहीं है इलेक्ट्रिकल से। साल्टेटरी कंडक्शन, फास्ट कंडक्शन है, साल्टेटरी मतलब बहुत तेज़ी से कंडक्शन होना। साइनेप्टिक क्लेफ्ट मे बी एब्सेंट इन सम केसेस, बिल्कुल ट्रू बात है, कुछ केसेस में एब्सेंट भी हो सकती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर हो सकती हैं, बोला उन्होंने। द टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अब ब्रेन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ब्रेन मेन कंट्रोल एंड कमांडिंग यूनिट है हमारी, ठीक है, 1 से लेके 1.5 kg तक का वेट होता है उसका, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है वो, ठीक है। तो सबसे वेरी वेल प्रोटेक्शन जो उसको दिया हुआ है वो तो क्या है, हमारी क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स। लेकिन ब्रेन बॉक्स के अलावा भी, ब्रेन बॉक्स के अंदर जाओगे तो 3 लेयर और पड़ती हैं ब्रेन टिश्यू तक पहुंचने के लिए। दैट इज़, मैं आउटसाइड टू इनसाइड ऑर्डर बता रही हूँ। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर होती है, ये एवेस्कुलर होती है। एरेक्नॉइड, पिया मैटर। सबसे अंदर वाली जो होती है पिया मैटर। तो ब्रेन टिश्यू के कौन से कांटेक्ट में होती है, पिया मैटर, ये बीच वाली हो गई। ये सबसे बाहर वाली, ये क्रेनियम के कांटेक्ट में होगी। एरेक्नॉइड इज अ थिक लेयर, नो, बाहर वाली जो है वो थिक होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट किसके होते हैं, फोर ब्रेन के। और इन सारे पार्ट में से भी सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये दोनों पार्ट आते हैं डायनसेफेलॉन में। क्लियर है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं। आप एनसीईआरटी रीड करो इस टाइम पे, बस आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी रीड करो, ये शॉर्ट क्वेश्चंस करो। इनको करने से क्या फ़ायदा है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो अगर आप सही जवाब दे रहे हो उनको, और आपको सारे वर्ड याद हैं कि हाँ ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो बात सही है एकदम, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये लाइन तो मैंने सुनी ही नहीं जबकि एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो एनसीईआरटी को रीड करने में, तो उसको फिर से एक बार रीड करो।
और मैं तो कहती हूँ ये सीरीज़ में चल रहे हैं क्वेश्चन, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है कि एक क्वेश्चन मैंने पीछे से उठा लिया या शफल कर दिए मैंने क्वेश्चन, ऐसे नहीं किए हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, एनसीईआरटी की लाइन्स, और फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ, साथ के साथ एनसीईआरटी रीड करते चलो, ठीक है। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा होता है, ग्रे होता है या वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है कॉर्टेक्स वाला रीजन। कॉर्टेक्स मतलब होता है बाहर, किडनी से याद रख लो, कॉर्टेक्स मतलब आउटर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, बिल्कुल ट्रू है, सल्काई और गायराई बोल लेते मैंने, है ना। द 3 एरियाज फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। सेंसरी एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं, एसोसिएटेड एरियाज होते हैं, और एनसीईआरटी में एसोसिएटेड एरियाज का फंक्शन भी लिखा हुआ था तीनों। ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन का तरह काम करते हैं, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। सेरिब्रम जो होता है वो रैप होता है किसके अराउंड, थैलेमस। ये सब एनसीईआरटी की लाइन चल रही हैं। डैश इज अ मेजर रिले सेंटर इन द बॉडी ब्रेन, दैट इज थैलेमस। चुगलीखोर बताया था मैंने इसको, गेट कीपर भी बोल देते हैं इसको, रिले सेंटर बोलो या फिर गेट कीपर, चौकीदार है ये। कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी या ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट्स में आएगी, इससे होके गुजरेगी, इसको सब पता होगा, क्लियर है। सेंसरी एंड ऑल मोटर सिग्नल्स ऑफ ब्रेन मस्ट पास थ्रू थैलेमस, तभी तो बोला सारे सेंसरी और सारे मोटर न्यूरॉन्स को इसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, पास होके, क्योंकि ये इसको सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब कीपर है एक तरीके से, क्लियर है। हाइपोथैलेमस की बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपको खाने की जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है आपको, तो उसके लिए कंट्रोलिंग सेंटर्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करना, न्यूक्लियाई टाइप की इंटर आपके हार्मोन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स होते हैं इसके अंदर, क्लियर है। 24 आवर्स रिदम साइकिल एक तरह से मेंटेन करना, तो ये भी काम किसके होते हैं, आपके हाइपोथैलेमस के। बट आपका थर्मो रेगुलेशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग को बोलते हैं थर्स्ट सेंटर होता है इसके पास, ईटिंग के लिए हंगर सेंटर होता है, और एक और सेंटर होता है स्टेटी सेंटर। स्टेटी सेंटर मतलब आपने खाना खा लिया, फिर आपका और खाने का मन नहीं करता, 1 रोटी 2 रोटी खाने के बाद आपको कैसे पता चलती है कि आपका पेट भर गया है, वो कौन बना रहा है, हाइपोथैलेमस सिग्नल दे रहा है कि भाई पेट भर गया और नहीं खाया जाएगा, ठीक है। ध्यान भी तो रखना है ना पेट का, पेट खाए जाओगे पता ही नहीं चलेगी ब्रेन को तो फट जाएगा पेट। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेप्टम, ठीक है। इसमें से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है भाई, हिप्पोकैम्पस। तभी तो हमें बहुत मतलब किसी किसी को बहुत रास्ते एकदम से याद हो जाते हैं एक ही बार में, आपने एक बार लेके गए कहीं, उसको रास्ता याद हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, किसी किसी को नाम याद रहते हैं, किसी को पढ़ा हुआ जो रहता है वो याद रहता है, एक बार पढ़ लिया तो फिर कभी भूलते ही नहीं है लाइफ में, है ना। तो क्या किया इस हिप्पोकैम्पस ने, उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग चीज़ें याद रहती है, जैसे मुझे नाम याद नहीं रहते, ठीक है, मैं बहुत जल्दी नाम भूलती हूँ, ठीक है। अगर मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है किसी से, बच्चों से या किसी से भी, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनका नाम ही भूल जाती हूँ, ठीक है। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन बहुत पूछी जाती है मिड ब्रेन की, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, क्लियर है। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट passes थ्रू द मिड ब्रेन से पास करती है ये। द डैश पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ फोर होते हैं, पहली बात तो याद रखना, राउंड स्वेलिंग कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैंने आपको बताया था, किसी को याद हो बच्चे को, कि ये जो आपको विजुअल रिफ्लेक्सेस या ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे जैसे अचानक से किसी ने आपका नाम बोला हो, मतलब किसी ने आपका नाम बोला, आपको लगा आपका नाम बोल रहा है कोई, ठीक है, या सडनली आपको भीड़ में कोई ऐसा दिखाई दे जाए, आपको लगे मैंने ये इंसान कभी पहले देखा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सेस होते हैं एकदम से,
बिना सोचे समझे जो आप एक्शन लेते हो। तो जो सुनने से और आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उसके लिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना रिस्पॉन्सिबल है, और ये डॉर्सल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के। क्लियर है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था? सेरिब्रम। सेरिबेलम भी सेरिब्रम ही की ही तरह है, बल्कि उसके अंदर जो फोल्ड्स हैं वो और भी ज़्यादा हैं। डैश है वेरी पूछा है इन्होंने, वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, तो सेरिबेलम आया देखो, क्योंकि सेरिबेलम के अंदर सेरिब्रम से भी ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड सरफेसेस होते हैं। क्लियर है। डैश फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, लास्ट वाला पार्ट है ये। द 3 रीजन्स विच मेड अप ऑफ ब्रेन स्टेम, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम किस किस से बनी हुई है? पूरा मिड ब्रेन है, उसके अंदर पॉन्स है और मेडुला है, सेरिबेलम नहीं है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटीज में सेरिबेलम भी लिखा हुआ है, वो मत याद करना, सेरिबेलम नहीं है, सिर्फ मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला पार्ट है ब्रेन स्टेम के। नोज रिसेप्टर्स आर म्यूकस रिसेप्टर्स, म्यूकस कोटेड होते हैं ये, एंड कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इनके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है। द 3 काइंड्स ऑफ सेल्स इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में 3 टाइप की सेल कौन कौन सी होती हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स। क्लियर है बच्चा। डैश आर द एक्सटेंशंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ऑल्फैक्टरी लोब्स बताए थे। ठीक है। टंग हैज, टंग के पास कौन से रिसेप्टर होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जैसे आइज के पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन टेस्ट रिसेप्टर्स आर गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स एंड बेसल सेल्स। क्लियर है। अब आते हैं आई वाले पार्ट पे। ठीक है, आई और ईयर करते हैं फटाफट से। आई जो होती है बेटा, पहले तो नियरली स्फेरिकल होती हैं, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होती हैं। कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? सॉकेट्स में, उनको हम ऑर्बिट बोल देते हैं। ठीक है, आंखों के जो गड्ढे होते हैं उनको ऑर्बिट बोलते हैं। 3 लेयर होती हैं आई बॉल की, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, बीच वाली कोरॉइड और अंदर वाली सबसे रेटिना। ठीक है, तो आउटसाइड टू इनसाइड जाओगे तो स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। स्क्लेरा इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे बाहर वाली है तो भाई कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी, और वो भी कौन सी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर है। और स्क्लेरा का ये अगर सपोज करो ये हमारा आई बॉल है, ठीक है, तो ये आई बॉल में ये सबसे बाहर वाली है, तो ये वाला जो पार्ट बन गया तो ये तो स्क्लेरा है, और स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर मतलब आगे वाला जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जो वाइटिश पार्ट है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया किसका पार्ट है? स्क्लेरा का ही पार्ट है। आधा पार्ट जो है उसका, 2/3 पार्ट जो है वो तो लोकेटेड है आपके आई बॉल के अंदर और थोड़ा सा पार्ट क्या है उसका? बाहर की तरफ है। कोरॉइड कैसी दिखाई देती है बेटा? ब्लूइश कलर की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है ब्लू? क्योंकि ये रिच ब्लड वेसल्स होती हैं इसके पास, सबसे ज़्यादा वेस्कुलर लेयर है ये, ब्लूइश कलर की दिखाई देती है क्योंकि ब्लड वेसल्स रिच है यहाँ पे। द कोरॉइड इज थिक ओवर डैश 1/3 और 2/3 ऑफ, तो कोरॉइड इज थिक, कोरॉइड जो होती है एंटीरियर पार्ट पे, यानी कि आगे वाले पार्ट पे क्या होती है? थोड़ी सी थिक होती है एज कम्पेयर टू, कितना? 1/3। ठीक है, थिक होती है आई बॉल की। पीछे वाली लेयर थोड़ी पतली होती है, आगे वाली मोटी होती है। कोरॉइड एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट क्या बनाता है? ये पूरा पार्ट सिलरी बॉडी बनाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और सिलरी बॉडी से क्या निकलती हैं? सिलरी मसल्स निकलती हैं, वो क्या करती है? लेंस को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। आइरिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सिलरी बॉडी, तो आइरिस क्या है? इसकी ही कंटिन्यूएशन है ये। ठीक है, जो कलर्ड पार्ट है, जैसे किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रीन, तो वो जो कलर है पिगमेंटेड पार्ट है आपका आई का, वो क्या है? आइरिस है। तो आपसे ऐसे पूछे कि पिगमेंटेड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सिलरी बॉडी, तो डायरेक्ट याद रखना इनको। पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर इन आई इज कॉल्ड आइरिस। द लेंस इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स, तो ये लिगामेंट है अटैच टू द सिलरी बॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय आइरिस प्यूपल, तो इस आई
आइरिस के अंदर भी एक छेद दिखाई देता है हमें, उसको प्यूपल बोलते हैं, और इसी प्यूपल के थ्रू आई के अंदर क्या एंटर करती है, लाइट एंटर करती है। द 3 लेयर्स ऑफ रेटिना, अब रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है लेकिन उसकी भी 3 लेयर है, 1 2 3। सबसे बाहर वाली कौन सी होगी, गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर। अब इन्होंने इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है, तो यानी कि आँख के अंदर, आई बॉल के सेंटर से जा रहे हैं, तो इनसाइड में कौन सी है सबसे, गैंग्लियन, देन बाइपोलर, देन आपकी फोटोरिसेप्टर सेल, जिनमें रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स आर कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती हैं, फोटोपिगमेंट बोलते हैं हम उसको। जो दिन का विजन होता है, ट्यू लाइट विजन जो होता है, उसको स्कोटॉपिक विजन बोलते हैं। ठीक है, रोड कंटेन करते हैं पर्पलिश रेड प्रोटीन को, जिसको रोडोप्सिन बोलते हैं। रोड्स के अंदर रोडोप्सिन, ऐसे याद रख लेना, तो दूसरी वाली अपने आप याद आ जाएगी, आयोडोप्सिन, या फिर इसको विजुअल पर्पल ये बोलते हैं। एंड विच कंटेन अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, दैट इज विटामिन ए का डेरिवेटिव इज रेटिनल। क्लियर है। 3 टाइप की कॉन्स होती हैं, ऐसे नहीं कि हर एक कलर के लिए कौन सा, कि भाई हमें लाइट ग्रीन देखना है, ब्राउन देखना है, हर कलर के लिए हमारे अंदर कॉन्स होंगी, नहीं। कॉन्स जो होती हैं वो 3 तरह की ही होती हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इनके ही अलग अलग परसेंटेज के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, और ये तीनों कलर जब इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो वाइट लाइट दिखाई देती है। समझ में आ गया सबको। ऑप्टिक नर्व एंटर्स, ये वर्ड याद रखना, एंटर्स एट अ पॉइंट मीडियल, एंसियाटिक लाइन है, टू स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पॉल ऑफ द आई बॉल। ये स्टेटमेंट है, एज इट इज़ याद रखना, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, मीडियल, लेटरल, स्लाइटली अबव, बिलो, ये तो अबव और बिलो में ही कन्फ्यूज़ कर देते हैं बच्चों को। कितना भी पढ़ के चले जाओ, क्या अबव क्या बिलो याद रखोगे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। Photoreceptor cells are not present in the region and hence it is called the blind spot. Blind spot वो जगह है जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रोड्स, कोई भी कॉन्स नहीं है वहाँ पे। Lateral to the blind spot, वहाँ पे एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं हम लोग, और उसके अंदर एक सेंट्रल एक गड्ढा सा होता है छोटा सा, उसको फोविया बोलते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के बैठना, देखते हुए चलना उसमें आंसर्स को। सबसे अच्छी विजुअल एक्विटी जो होगी वो फोविया पे होती है। क्यों? क्योंकि फोविया में बेटा सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है ये हमारी रेटिना का, और यहाँ पे सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे अच्छी विजुअल जो मिलते हैं हमें वो फोविया पे मिलते हैं। एट फोविया बोथ रोड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट? नो, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट। फोविया पे क्या होते हैं? सिर्फ कोन्स होते हैं। ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसलिए विजुअल एक्विटी, सबसे एक्विटी मतलब करेक्शन, एक तरह से इमेज की बोल सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया, आउटर वाला पार्ट, और लेंस के बीच का जो पार्ट है उसको हम एक्वस चैम्बर बोल देते हैं, और लेंस के बीच में और रेटिना के बीच का जो पार्ट है, मतलब अंदर वाली आई बॉल का पूरा जो डायमीटर है, उसको हम विट्रस चैम्बर बोलते हैं, जिसमें विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो थिकर होता है देन विट्रस ह्यूमर? नो, विट्रस ह्यूमर जो होता है, जो आई बॉल के अंदर आपका विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है, वो ज़्यादा थिक होता है, और उसका काम क्या होता है? आई बॉल को की शेप को मेंटेन करना। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आई बॉल की जो अंदर की शेप है वो बिगड़ जाएगी। फोटोपिगमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल क्या है? एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए, रेटिनल। रेटिनल इज द एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फॉर्म है विटामिन ए की, एल्डिहाइडिक फॉर्म है। लाइट कॉज डैम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, ये मैकेनिज्म में लिखा हुआ है। ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब ईयर के क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं। आउटर ईयर में क्या क्या होता है? पिन्ना होता है और कैनाल होती है। फंक्शन क्या होता है पिन्ना का? कलेक्ट करना, जो भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं एयर में से उनको कलेक्ट करने का काम है। वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटस, मतलब आपके कैनाल में और पिन्ना में वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, और हेयर भी होते हैं उसमें, फाइन हेयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम उस ईयर ड्रम को ही बोल देते हैं, और वो एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है मतलब। कवर्ड विद स्किन आउटसाइड, बाहर स्किन से कवर्ड है, एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड, मतलब मिडिल ईयर में म्यूकस से कवर है,
आउटर ईयर की तरफ जो ओपन है वो स्किन से कवर्ड है। ये मान लो ये ईयर ड्रम है, तो ये इससे अंदर वाला पार्ट जो है वो मिडिल ईयर है जहाँ पे बोन्स होंगी, और ये वाला पार्ट जो है वो कैनाल है। तो इसका 2 फेज़ होंगे, ये ऐसे फेज़ है ना, तो ये वाला पार्ट जो है जो ऑडिटरी मीटर्स की तरफ फेस कर रहा है वो स्किन का बना हुआ है, और जो अंदर मिडिल ईयर को फेस कर रहा है वो म्यूकस का बना हुआ है। क्लियर है? 3 ऑसिकल कौन सी हैं? MIS, ऐसे याद रख लेना। मेलस, इनकस, स्टेप। सबसे छोटी कौन सी है इसमें? स्टेप्स। ठीक है। स्टेप इज अटैच टू द राउंड विंडो ऑफ कोक्लिया फॉल्स। राउंड विंडो से अटैच नहीं होती, ओवल विंडो से अटैच होती है। देखो कितना कैसे कंफ्यूज करे, राउंड ओवल ऐसे दे दिया, कोई ध्यान भी नहीं देगा बच्चा, ऐसी चीज़ें हैं। तो वही ध्यान देगा जिसको मतलब बिल्कुल क्लियर कट जो पढ़ के आया है, बिल्कुल मतलब 100% श्योर है जो। चलो लास्ट, ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन क्या होता है? साउंड जो भी आ रही है ईयर ड्रम के पास उसको और एम्पलीफाई करके वाइब्रेट करते हैं ये। यूस्टैचियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट करती है मिडिल ईयर को विद द फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग से कनेक्टेड होता है वो, टू इक्वलाइज द बैलेंस ऑन द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम की इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए। लेब्रिंथ हैव 2 पार्ट्स, नेम देम। लेब्रिंथ के क्या होते हैं भाई? बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये वाला पार्ट समझना। अगर ये क्वेश्चन से भी आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इनर ईयर की और साउंड वाला जो ईयर वाला पार्ट है पूरा इनर ईयर और उसके फंक्शंस वो मैं आपको करा दूंगी। आउटर ईयर तो आपको क्लियर हो जाएगा, मिडिल भी क्लियर है, इनर ईयर में आपको क्लियर कर दूंगी, हियरिंग वाला पार्ट भी और बैलेंसिंग वाला पार्ट भी। ईयर का मेन काम क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करना। हियरिंग इज द सेकेंडरी फंक्शन। बोनी लेब्रिंथ लाइज इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ अंदर होता है मेम्ब्रेनस के? नो, उल्टा है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है वो बोनी लेब्रिंथ के अंदर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस में एंडोलिम्फ है, अंदर वाला ये, और बोनी में क्या है? सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ, क्योंकि ये बोनी कैविटी के अंदर होता है। द कोइल्ड पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ को कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया की कैविटी को क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया बोल देते हैं। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? एंडोलिम्फ, क्योंकि कोक्लिया क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है। स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट ओवल विंडो। ठीक है, स्केला टिम्पैनी एंड्स एट राउंड विंडो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज लोकेटेड ऑन मेम्ब्रेन विच कंटेन बेसिलार सेल्स। ठीक है, विच एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं ये। द डैश एंड ऑफ हेयर सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व फाइबर। तो बेस वाला पार्ट जो होता है, सपोज करो ये हमारी बेस सेल्स हैं और यहाँ पे रिसेप्टर्स होती हैं, रिसेप्टर सेल्स, तो ये इम्पल्स को यहाँ लेंगे, तो इनका बेस वाला जो पार्ट है वो कनेक्टेड है हमारे आपके नर्व फाइबर्स के। स्टीरोसीलिया जो होते हैं आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ हेयर सेल। ठीक है, थिन होती है एक मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, प्रेजेंट अबव द हेयर सेल। ये स्ट्रेच करती है और हेयर सेल जो होते हैं वो रब करते हैं अगेंस्ट द सरफेस। ठीक है, अब आते हैं बॉडी बैलेंसिंग वाला पार्ट। वेस्टिबुलर apparatus इज composed ऑफ 3 सेमी-सर्कुलर कैनाल्स एंड ओटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिबुलर apparatus भी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट है, तो यहाँ पर भी सब जगह एंडोलिम्फ ही भरा हुआ होगा। ओटोलिथ ऑर्गन के 2 पार्ट होते हैं, सक्यूल और यूट्रिकल, और इनके अंदर जो रिजेस प्रेजेंट होती हैं कुछ, उसको हम मैक्यूला बोलते हैं। मैक्यूला इज अ सेंसरी पार्ट, या बोल सकते हो रिजेस। ठीक है, ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल क्या बोलते हैं? मैक्यूला। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, और उनमें से एक का जो एंड वाला पार्ट है वो स्वॉलन होता है, उसको एम्पिला बोल देते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल का, और वहाँ पे भी कुछ रिजेस प्रेजेंट होती हैं, उनको क्रिस्टा एम्पिलैरिस बोलते हैं। ठीक है, द प्रोजेक्टिंग रिजेस ऑफ सक्यूल यूट्रिकल इज मैक्यूला। क्रिस्टा एम्पिलैरिस एंड मैक्यूला हैव हेयर सेल, मतलब इनके पास ऐसे करके ये है
और ये हेयर सेल होती है इनके पास, जो सेंसरी होती हैं एक तरीके से। तो क्रिस्टा एम्पुलैरिस जो होता है वो डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो ऑटोलिथ ऑर्गन होता है वो स्टैटिक बैलेंस के लिए बॉडी का रिस्पॉन्सिबल होता है। वेस्टिबुलर अपैरेटस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पॉस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, द मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको पूरा देखा करो वीडियो को। मुझे अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर बचा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद मैं कौन से चैप्टर की वीडियो लूँ। ठीक है, मैं आपके जो भी टेस्ट चल रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, मेन मोटिव यही है, मैं चाहे आपको यहाँ से पढ़ाऊँ कहीं से भी पढ़ाऊँ, आपका नीट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो भी सोर्स आपको मिल रहा है पढ़ो उसको, पर नीट क्लियर करना चाहिए। आपकी पूरे साल की मेहनत जो है वो ख़राब नहीं जानी चाहिए। आपने जो पूरा 1 साल डेडिकेशन से पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत और है बस। ठीक है, हमारे पास 1 महीना ही रह गया है अब बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर होने में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मोटिवेटेड रहो इस टाइम पे। कोई भी परेशानी आती है तो मैसेज कर दो, अकेले मत बैठो, उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। जितनी टेंशन लोगे उससे अच्छा है फ़ोन पे बात कर लो मुझसे, मैं क्लियर कर दूंगी आपको, फिर से मोटिवेशन मिल जाएगी थोड़ी सी, आप काम करने लग जाओगे, दोबारा पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, फोड़ना है इस बार ही, क्रैक करना है हमें नीट। चलो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। बेल आइकन जो है उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।